हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब बाई एम एस अली। तो आज का ये हमारा जो वीडियो है वो RRB JEE CBT 2 इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग ही है, लेकिन आई थिंक ये आपका लास्ट ऐसा वाला वीडियो हो सकता है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी, मतलब ये समझ लो कि अब जो भी बातें होंगी वो आंसर की आने के बाद ही होगी। ठीक है, तो ये समझ लो कि आंसर के आने से पहले ये आपका उस तरह का लास्ट वीडियो है, समझे। अब इस वीडियो में मैं कुछ और भी बातें इंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे कि आपका कुछ कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने 2-4 कमेंट्स को फ़िल्टर आउट किया है और उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के अगर किसी अदर ब्रांच से अगर आ रहे हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के अगर कोई अलग ब्रांच है तो आप जा सकते हैं यहाँ से। अभी इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपका 10-15 या 20 मिनट जो है वो ख़राब हो। ठीक है, इससे बेटर है कि आप 2-4 10 मिनट रील्स देख के अपना मूड ठीक कर लो। ठीक है, तो ये है। और पहला जो मैंने कमेंट उठाया है वो ये कि CMA पोस्ट के लिए कुछ बता दीजिए। तो देखो, CMA पोस्ट के लिए मुझे कुछ आइडिया नहीं है और जिस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है मैं उस पर कुछ नहीं रिव्यू दे सकता। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बस यही है मेरी तरफ से कि मैं CMA पोस्ट के लिए कुछ नहीं बोल सकता अभी। और बाकी एक और कमेंट आया हुआ था कि एक्यूरेसी वगैरह के से मतलब कुछ नहीं होता है, एक्यूरेसी मीत वगैरह। तो देखो, सिंपल फंडा ये है कि अगर आपके सभी 20 के 20 तुक्के अगर सही होते हैं, 20 के 20, हाँ, तो आप तुक्के के साथ जाओ। ठीक है, मुझे इससे क्या लेना देना है कि आपका तुक्का सही है कि गलत है। मैं बस जो मुझे लग रहा था मैं वो एक परसेप्शन समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, आपको अगर आपके तुक्के से अगर आपको ज़्यादा स्कोर अच्छे आ रहे हैं तो आप यू गो फॉर तुक्का। मैं भी तो चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। ठीक है, और हमसे ज़्यादा आप अपना सिलेक्शन चाह रहे हैं, तो अगर तुक्का से अगर आपका काम चल जा रहा है तो कौन मना कर रहा है आपको तुक्का नहीं मारने के लिए। ठीक, तो आप मार सकते हैं तुक्का, लेकिन मेरा परसेप्शन अलग है। तो और ये है क्या, ये सब्जेक्टिव होता है। परसेप्शन आदमी का सब्जेक्टिव होता है, स्पेसिफिक होता है। तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि नहीं सबके लिए वन साइज़ फिट्स ऑल, ऐसा नहीं होता है। ठीक, अगर आपको तुक्का सही है तो आप तुक्के के साथ जाओ, इसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं है। ये बात थी। दूसरी बात आपका कि सर न्यूमेरिकल जो है वो बहुत कम पूछेगा यहाँ पे। न्यूमेरिकल बहुत कम क्या, समझ लो कि न्यूमेरिकल आया ही नहीं है, समझे। तो न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। ठीक, और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है मॉक टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे जो है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तक न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा था। तो ये 10 से 12 नंबर का जो है आपका समझ लो एक तरह का डेफिसिट हो गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आया ही नहीं, समझे। तो एक हो गया। तो हाँ, हम लोग ये बात कर चुके हैं वैसे भी ऑलरेडी पेपर डिस्कशन वाले वीडियो में कि क्वेश्चन जो है वो अजीब और गरीब टाइप का बनाया गया था। और एक कमेंट आया हुआ था कि आपको कैसे पता कि आपने जब मैकेनिकल पेपर नहीं दिया है तो आपको कैसे पता कि मैकेनिकल का इजी है। तो देखो, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ एंड होप कि आपको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बात ये है, अगर मान लीजिए अगर कोई आदमी अगर एक बीमारी लेके जा रहा है एक डॉक्टर के पास, समझे। अब ये डॉक्टर इलाज करना चाह रहा है इस बीमारी को, तो ये ज़रूरी है कि डॉक्टर को भी खुद ये बीमारी को झेलना पड़ेगा, कि डॉक्टर को भी ऐसा वाला बीमारी पहले होगा उसके बाद ही जो है वो उसका प्रॉपर इलाज कर पाएगा। वैसा तो नहीं होता है ना। तो ठीक उसी तरह से ये भी है। मान लो कि मैंने मैकेनिकल का पेपर नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन एनालिसिस या रिव्यू जो भी होता है वो सब एक अंदाज़ा लगाने के बाद, और एट द एंड ये कहीं सब अंदाज़ा ही है। ठीक, तो ये ईजी पड़ रहा है। अब इसको मैं आपको और अच्छे से क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक आपका पार्टिकुलर पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 10 बच्चे इस पेपर को अटेम्प्ट करने गए। अब 10 बच्चे में से 8 बच्चे का स्कोर जो आ रहा है वो आ रहा है 85। ठीक, और 2 बच्चे का आ रहा है क्या, 60 मान लेते हैं। अब ऑन दी अदर हैंड एक नया पेपर लेते हैं, दूसरा पेपर। यहाँ पे भी सेम वही है, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी 10 बच्चे पेपर को देने जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से देखो, यहाँ से 8 बच्चे के जो स्कोर आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्या, 65, और 2 बच्चे के आ रहे हैं आपके 90 मान लो। ठीक, अब आप यहाँ से बताइए, अगर आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दे दिया जाए, ठीक है, तो आप किस पेपर को टफ बोलेंगे, पेपर नंबर 1 को या पेपर नंबर 2 को? तो आप बोलेंगे क्या कि यहाँ पे 8 बच्चे जो 65 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हालांकि ये 2 बच्चे जो 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं, इससे डिसाइड नहीं होगा ये पेपर ईजी है कि टफ है। यहाँ पे जो 2 बच्चे 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब 60 लेके आ रहे हैं, इससे भी डिसाइड नहीं होगा कि ये पेपर ईजी है कि टफ है।
तो डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे क्या रहा, डिसाइडिंग फैक्टर यह है कि मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट जो है कितना अटेम्प्ट स्कोर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पेपर नंबर 1 पे है आपका 8 बच्चे 85 स्कोर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 8 बच्चे 65 अटेम्प्ट स्कोर कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि पेपर 2 जो है आपका टफ हो गया। तो एक सिंपल सा फंडा था, समझे। तो आई हैव नॉट अटेम्प्टेड मैकेनिकल पेपर, समझे। तो ये आपका एक समझ लो एक तरह का जो भी बोल सकते हैं, एनेक्डोट कुछ भी, या लॉजिक कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये किया था, ठीक है। तो इसीलिए हमको लगा कि मैकेनिकल का पेपर जो है वो ईजी है, और पिछली बार भी ईजी आया था। इसीलिए मैकेनिकल में पिछली बार 110 पे भी बहुतों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स का 102 से 105 के बीच में हर एक का सिलेक्शन हो गया है, समझे। तो यहाँ से भी तो आप डिफाइन कर सकते हैं ना कि हाँ लगभग 8 नंबर का फ़र्क मान के चलो यहाँ से। तो वही चीज़ है यार, इस पर ज़्यादा माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है यार, क्या इजी है क्या है। ये मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, अगर आइंदा साल में मान लो फ्यूचर में एक ऐसा पेपर बना दिया है कि मैकेनिकल का जो है वो मैकेनिकल का स्कोर ही आ जा रहा है कितना, मान लो कि मुश्किल से 90 ला पा रहे हैं बच्चे, और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर में जो है वो 110 आ रहा है, तो यहाँ पे तो मैकेनिकल पेपर टफ हो जाएगा ना फिर। अब बात समझ में। अब ये क्यों होता है मैकेनिकल का पेपर इजी या टफ, या इसी का पेपर इजी या टफ, वो डिपेंड्स करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो वो वाला फैक्टर्स जो है उसके लिए फिर मेरा वीडियो जो है पूरा वो लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा कुछ वीडियो बने और आपका भी टाइम किल हो। तो ये था एक मोटा मोटी सा एनालिसिस आपका। और जो एक था कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना हो सकता है, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। अगर कोई 105 लेके आ रहा है यूआर में, और बस CBT 1 में वो एक ही पोस्ट के लिए, ओनली फॉर 1 पोस्ट के लिए ही क्वालिफाई हो। तो देखो, अगर आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका चांसेस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, चांसेस मिनिमाइज़ हो जाता है, ठीक, चांसेस क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन हाँ, आप अगर 105 लेके आ रहे हैं इस पेपर में, ठीक है, तो आप होप बना के रख सकते हैं, आप होपफुल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 100% गारंटी नहीं है। हाँ, अगर सारे पोस्ट आप में जितने भी पोस्ट में एलिजिबल थे, अगर वो CBT 1 के हिसाब से अगर क्लियर कर लेते, तो यहाँ पे मैं बोलता कि हाँ आपका जो है वो लगभग अच्छा खासा चांस बन जाता था 105 पे इसी के लिए। एक ये था, ठीक। अब जो कुछ क्वेश्चंस भेजे गए हमको कमेंट्स के द्वारा, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो भाई क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगा कि वो शायद इसका आंसर्स चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि DC एक AC RMS दिया हुआ था, AC RMS दिया हुआ था कितना, 20 वोल्ट, ठीक है। तो इसका DC में इक्विवेलेंट कितना होगा। देखो, RMS का मतलब ही होता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द DC। अगर ये 20 वोल्ट हुआ तो DC का भी आंसर में वो 20 वोल्ट ही आएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए था वो 20 वोल्ट ही होगा। अब बात समझ में। एक क्वेश्चन ये था। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि आपका एक 4/2 इनकोडर था, एक 4/2 एक प्रायोरिटी इनकोडर था, प्रायोरिटी इनकोडर। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, एक तो पहली बात ये क्या है, प्रायोरिटी इनकोडर है, ठीक है। यानी कि ये जो एक कॉमन इनकोडर होता है उसे थोड़ा अलग होता है। क्यों, यहाँ पे प्रायोरिटी पे काम किए, मतलब प्रायोरिटी के बेसिस पे काम होता है। तो आपका D3 और D1 दोनों ही हाई था, बहुत हाई था बहुत, ठीक है। लेकिन D3 का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, इसी वजह से आउटपुट में आपका D3 आएगा। तो यहाँ पे आंसर में आपका D3 हो जाता। एक क्वेश्चन ये था, ठीक है, मतलब जो भाई ने भेजा। और उसके बाद एक क्वेश्चन और एक क्या था आपका कि एक एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर था, ठीक है। तो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का था, तो वहाँ पे आपका एक ऑप्शन मल्टी वाइब्रेटर, एक भाई ने कमेंट किया कि भाई इसको साफ लिखो। तो आई एम सॉरी फॉर दैट भाई, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ साफ लिखने की, ठीक है। तो एक एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का जो एक क्वेश्चन था वो ये था कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आपका डिक्रीज़ होगा और कीपिंग RA एंड RB कांस्टेंट, ऐसे कुछ था सर। RA RB या फिर R1 R2 था। तो इसको RA RB को कांस्टेंट रखेंगे हम लोग और C को घटा देंगे। C घटेगा तो आपका टाइम पीरियड भी घटेगा, और टाइम पीरियड अगर घटा तो आपका जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो इसका मतलब आंसर ये होना चाहिए था। और एक था आपका पुश ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर में। तो देखो, पुश ऑपरेशन जब होता है माइक्रो प्रोसेसर में, तो स्टैक का जो वैल्यू होता है, स्टैक का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीमेंट कर जाता है बाई 2 से, डिक्रीमेंटेड बाई 2,
ये क्यों होता है देखो, ये स्टैक पॉइंटर क्या होता है, एक 16 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। अब एच भी 8 बिट का, एल भी 8 बिट का, तो 8 और 8 16। तो जब हम लोग स्टैक क्या होता है, एक कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस होते हैं टेम्पोररी स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर मैं पुश मान लो यहाँ पे 2030 मान लेता हूँ, 2032 मान लेता हूँ, 2034 मान लेता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पुश ऑपरेशन करूँगा, अभी देखो अभी ये ओपन है, यानी कि ये वाला लोकेशन आपको विजिबल है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट्स को यहाँ पे पुश कर देंगे तो ये वाला जो लोकेशन है वो आपका कितना क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए पहले 34 था, कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। इसका मतलब क्या, डिक्रीमेंटेड बाई 2 वैल्यू। तो इसका आंसर वही होता है, डिक्रीमेंटेड बाई 2, ठीक। और एक जो आपने बताया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आंसर होगा क्या, तो एग्जैक्टली वो मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है अभी कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, तो मैं इसी वजह से ये वो जो आपका आंसर नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो बस यही था एक मोटा मोटी सा रिव्यू। हाँ, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब इसके ऊपर बच जाइए, और ठीक है बस, और ज़्यादा दिन नहीं है, आपका आंसर की रिलीज़ ही होने वाला होगा, ठीक। तो बस अब ज़्यादा माथा मत खपाइए, आपका LPCVT 2 अगर है तो आप उस पर भी फोकस करिए अच्छे से, ठीक है। हाँ, और ये बात तय है कि फोकस नहीं कर पाइएगा, क्यों, क्योंकि आदमी वो मतलब वो एस्पिरेंट का दुख होता है अंदर से, हाँ, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपका वो जो ब्रेन है उस तरह से उस चीज़ को प्रोसेस और एम्पलीफाई नहीं करता है, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, हाँ ठीक है, वो आपका उधर ज़्यादा फोकस नहीं जा पाएगा अभी, तो लेकिन तब भी मन को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप LPCVT 2 के लिए अगर देख रहे हैं तो आप इसको भी टाइम है अभी 20-22 दिन जो भी है, तो आप इसको अभी इस पर ध्यान दीजिए, ठीक। और आंसर जो मतलब जो रिज़ल्ट होगा तो होगा ही, उसको आप टाल नहीं सकते, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।